तो आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जीओसी का ही आगे का लेक्चर है, देखते हैं कहाँ तक आज होता है। तो एक क्वेश्चन है क्या कि हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन का है, जिसके पास मोलिकुलर वेट 198 है, ठीक, एंड इट कंटेनिंग द ओनली वन इन प्राइमरी और क्वाटिनरी, ठीक। प्राइमरी और क्वाटिनरी क्या चीज़? कार्बन वाला। यहाँ से आप प्राइमरी क्वाटिनरी फिर से हम बताएंगे इस वीडियो में, नहीं ना, क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी कार्बन, क्या होता है टर्सरी, ये सब का सब पहले ही बता दिया है। देन टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन बताना है। तो ये एकदम ये क्वेश्चन तुम्हारे एकदम न्यू से न्यू हुआ होगा, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, कहने का मतलब नहीं से नहीं दम देखा होगा, ठीक। तो उसको कैसे बनाया जाता है, तो जैसे एन के लिए कह रहा है ना, अल्केन के लिए कह रहा है, ये देखिए अल्केन के लिए कह रहा है। तो अल्केन के लिए हम फार्मूला क्या जानते थे? CnH2n+2, ठीक। इसका पूरा का मान कितना दे दिया? 198 दे दिया। फिर कितना दिया? 198 दिया। तो कार्बन का कितना होता है यहाँ पे? जो है यहाँ पे एटॉमिक वेट का पुट करेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कितना प्राइमरी कार्बन वहाँ रिक्वायर्ड है। प्राइमरी और क्वाटरनरी को बनाएंगे तो कितना कार्बन की हमको ज़रूरत पड़ेगा, ये इससे फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। तो 12NH, कितना हाइड्रोजन था हमको? N यहाँ पर CnH2n, तो यहाँ पे N क्या रहता था? कार्बन की संख्या। यहाँ पे N क्या रहता था? CnH2n है, ये H2n है, CnH2n+2, तो ये 12 हो गया। फिर ये हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है। तो 1 गुना 2, ऐसे करो ना, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। हाइड्रोजन के वेट कितना होता है? 1, और के गो हाइड्रोजन तो 2 गो, 2 हो गया। 2n+2 इक्वल टू 198 हो गया। तो देखो, तो 12n+2n, तो 198, ये +2 है तो इधर जाएगा तो -2 कर देंगे, कितना हो गया? 196 हो गया। ये 12 तो कितना हो गया? 14n, कितना हो गया? 14n, 196। n का मान कितना हो गया? 14 कर जाएगा, कितना मतलब है? 14। इसका मतलब क्या हो गया कि CnH2n+2, तो यहाँ पे n का मान 14 भर देंगे। देख रहे हो फॉर्मूला कैसे निकल के आ जा रहा है? 14+2 यानी कि C14H30 आ जाएगा ना। C14 दूनी 28 2 30। तो ये ऐसा नहीं कि 10 तक हम लोग जानते हैं खाली कि 10 के डेकेन होता है। ये 30 तक 40 तक जितना तक चाहोगे, जितना का तुम ये फार्मूला से पुट करके निकाल सकते हो। किस तरह से निकाला जाता है जित देख लेते हैं, कितना n का मान आएगा। क्या कि अब कोई कहेगा कि हमको पता ही नहीं कि n कितना आएगा, यही दे दिया, एटॉमिक वेट दे दिया डायरेक्ट, तो निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तुमको हम कहेंगे कि n की जगह पर 14 है, तो सीधे तुम पुट करो CnH2n, यानी क्या हम ट्रिक ही बता देते कि 14 है तो उसको दोगुना करके 2 जोड़ दो, 14 दूनी 28 2 30 हो जाएगा हाइड्रोजन, और n की संख्या 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पलट दिया है कि नहीं, n का मान तुमको नहीं दिया है, ये तो छोटा क्लास के लिए हो गया n का मान। यहाँ पे तुमको एटॉमिक वेट ही दे दिया गया है, और उसको बाद तुमको से पूछा गया है कि कितना n का मान आएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में एक। अच्छा, आप कह रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड मिनिमम मोलिक्यूल्स वेट कंटेनिंग ओनली प्राइमरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन। तो अभी कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि वैसा स्ट्रक्चर ड्रा करें। हम कहे थे कि स्ट्रेट लाइन से हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, तो वैसा स्ट्रक्चर हम लोग हाइड्रोकार्बन से ड्रा करें, मिनिमम मोलिक्यूल्स जिसका वेट प्राइमरी कार्बन हो और सेकेंडरी कार्बन का फॉर्मेशन हो। देखो तो आज उसमें टर्सरी नहीं आना चाहिए, क्वाटरनरी नहीं आना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी से खाली प्राइमरी सेकेंडरी ही आना चाहिए। जैसे हम ऐसे, हाँ, स्ट्रेट लाइन से कराती है, ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, तो देखो तो जानते हो कि ईच बॉन्ड, ईच लाइन के अंतिम में क्या है? ना कुछ है। तो ये समझो कि सब क्या है? कार्बन है। तो ये कार्बन देखो तो कितना कार्बन से जुटल है? एक कार्बन से, तो प्राइमरी कार्बन हो गया। ये कार्बन देखो तो, ये कार्बन देखो तो कितना कार्बन से जुटा हो? एक कार्बन से, तो प्राइमरी हो गया। ये कार्बन देखो तो, ये बिचला कार्बन है, ये देखो तो एक कार्बन से, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो इसको खाली प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये हो गया। फिर ये कह रहा है कि ऐसा ड्रा करो कि सिर्फ प्राइमरी हो और क्वाटरनरी हो। तो देखो तो प्राइमरी और क्वाटरनरी कैसे हो सकता है कि एक ऐसे लेनी है, एक लाइन एन है, एक लाइन एन है, एक लाइन एन है, एक लाइन एन है, ये सब क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। कार्बन लिखना नहीं है, लेकिन हम तुमको विजुलाइज के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर ना कुछ तो क्या है? कार्बन है।
तो देखो तो ई कार्बन कितना कार्बन से जुटा हुआ है, एक कार्बन से। प्राइमरी ई कार्बन कितना जुटा था, एक से। ई कार्बन कितना से जुटा हुआ है, एक कार्बन से। ये कार्बन कितना जुड़ते, सब प्राइमरी हो गया। और क्वाटिनरी कहा था, तो ये कार्बन जो बिचला है वो कितना कार्बन से जुटा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन से जुटा हुआ है। तो इसमें प्राइमरी और क्वाटिनरी हो गया कि नहीं, समझ रहे बात को। कार्बन लिखना नहीं है, समझाने के लिए खाली कर रहे हैं। अब कोई ऐसा बनाना है जिसमें प्राइमरी हो और टर्सरी हो, तो ऐसे कर दिए। तो यहाँ पे देखो तो एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है। तो ये कार्बन देखो, एक कितना कार्बन से जुटा हुआ है, एक कार्बन से जुटा हुआ है। एक कितना कार्बन से जुटा हुआ है, एक कार्बन से जुटा है। प्राइमरी कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। एक कार्बन कितना कार्बन से जुटा हुआ, यही हटा देते तो सेकेंडरी रहता, लेकिन हम जानते थे कि सेकेंडरी पूछा नहीं है, टर्सरी पूछा है। तो एक कार्बन कितना कार्बन से, एक कार्बन से हो गया, दो कार्बन से हो गया, तीन कार्बन से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऐसा कार्बन, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसको प्राइमरी भी हो, सेकेंडरी भी हो, टर्सरी भी हो। तो हम देखे, हम शुरू में गलती क्या किए थे कि हम एगो प्राइमरी बना दिए थे, फिर एगो सेकेंडरी बना दिए थे। हम भी गलती किए थे क्लास में, फिर एगो टर्सरी बना दिए थे। वैसा बनाना कि एक ही स्ट्रक्चर में तीनों हो, समझे बात को। तो सोचिए, यहाँ से ऐसे कर दिए तो प्राइमरी हो गया, फिर यहाँ से ऐसे कर दिए तो कार्बन तो सेकेंडरी हो गया। लेकिन अब टर्सरी भी हमको करना है, तो इसको सेकेंडरी कर दिए हैं, तो इसको टर्सरी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन हो गया। बात ये है कि टर्सरी तक एक करा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो इसमें क्वाटिनरी न फॉर्म हो जाए। प्राइमरी टर्सरी पूछ रहा था, इसमें स्ट्रक्चर में सेकेंडरी न फॉर्म हो जाए। बात यहाँ पे आगे रुकी हुई है। देखो तो ये प्राइमरी एक कार्बन से जुटा हुआ तो प्राइमरी हो गया, ये दो कार्बन से जुटा हुआ, एक कार्बन दो कार्बन से जुटा हुआ तो सेकेंडरी हो गया। ये कार्बन देखो तो एक कार्बन से, दो कार्बन से, तीन कार्बन से तो टर्सरी हो गया। इसका में ये स्ट्रक्चर मेरा सही हो गया। कहिए कोई में से रिपीट कर दें, सब रिपीट कर देते एक और फिर से। ये प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये प्राइमरी प्राइमरी हो गया। ये यहाँ पे भी, यहाँ पे सेम ही है, ये नहीं सोचेगा। जैसे प्राइमरी कहा था तो ये हो गया, एक कार्बन जुट गया यहाँ से। फिर सेकेंडरी के लिए कार्बन, एक कार्बन हो गया। ये कहा था प्राइमरी और क्वाटिनरी करने के लिए, तो ये सब कार्बन है इस तरह से जोड़ दिए। ये प्राइमरी कार्बन हो गया, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, बीच में जो क्वाटिनरी हो गया। इस तरह सब रिपीट नहीं करना, अपने पीछे करके देखना है तो अच्छा से। फिर उसी तरह से हम क्वेश्चन है अपने से बना के प्रयास करिए, ठीक। HW ग्रुप में आप लोग के हम बताएं उस लॉजिक से आप सीख पाएँ कि नहीं। इतना सारे क्वेश्चन हैं, फिर अब आगे बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पहले ही बता दिए, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। याद रखने के लिए सिंगल एस से सिग्मा, एंड पाई बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होगा। इस तरह से हमको याद रखना है। तो देखिए, तो ये कार्बन है, ये कार्बन, तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे कार्बन है, तो देखिए तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है कि ये ऐसे है, ठीक। तो इसमें तुमको हम पूछ दिए सिग्मा बॉन्ड, ये तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो आपको सिग्मा बॉन्ड पूछिए तो क्या करिएगा, एक दो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, सिग्मा तीन बॉन्ड, तीन तीन सिग्मा होगा, क्योंकि बॉन्ड तीन वो दिख रहा है नहीं ना भाई। तो ये कार्बन है तो चार बॉन्ड इसको वैलेंसी होता है। ये एक इधर फॉर्म करेगा, इधर फॉर्म करेगा, इधर फॉर्म करेगा, फिर यहाँ पर वाला इधर फॉर्म करेगा, इधर फॉर्म करेगा, इधर वाला इधर फॉर्म करेगा, एक दो तीन चार, फिर एक इधर फॉर्म करेगा, इधर फॉर्म करेगा, इधर फॉर्म करेगा। तो इतना सारे ना हो गया, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब का सब सिग्मा कहलाएगा, सब का सब सिग्मा कहलाएगा। समझे बात के, सब के सब सिग्मा कहलाएगा, समझे। ये नहीं सोच लेना कि दो को दिख रहा था डायरेक्ट दो को सिग्मा, नहीं। ये जहाँ यहाँ पे कार्बन बैठा हुआ है, थोड़ी हाइड्रोजन है इंड पे, कार्बन है, कार्बन के वैलेंसी चार होता है, और चारों वैलेंसी का ताकत है कि अपना एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने का ताकत है। ऐसे ऐसे सब लॉजिक है। एक बार रिवीजन अगर पढ़े हुए तो एक बार रिवीजन के लिए बेस्ट है। और पूरा लॉजिक चाहिएगा यहाँ से लेना, तो पहले केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ के आइए, पूरा लॉजिक ना मिले तो फिर चेक करिए। फिर ये सिग्मा है, ये पाई है। हमने कहा कि ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, तो ऊपर वाला सिग्मा हो गया, नीचे वाला पाई हो गया। यही हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा। इस तरह से गिन सकते हैं। और बाकी सब कार्बन है, तो कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे दो गो और बॉन्ड लगेगा। जैसे एग्जांपल की हम देखते हैं यहाँ पे लिए, यहाँ पे समझिए इस तरह से क्वेश्चन बी नंबर है। तो ऐसे ऐसे
तो यहाँ पे मान लेते हैं कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था एंड पर, तो एक कार्बन 2 बॉन्ड इधर बना लिया, तब 2 ये बॉन्ड नहीं बनाएगा जी। तो उसमें एक पाई बॉन्ड बन गया, बाकी ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। यहाँ पे जो कार्बन था 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना लिया, तब एक की बॉन्ड ना बनाएगा, जो कि सिग्मा कहलाएगा। यहाँ पे कार्बन था 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक की बॉन्ड ना अब इसके पास बच रहा है 4 को वैलेंसी, 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनाता ही नहीं है कार्बन। यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे कार्बन तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक की बॉन्ड ना बच रहा है, ये सिग्मा हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में देखिए 1 गो 2 गो 3 गो सिग्मा बना लेगा। इस तरह से बार बार स्ट्रक्चर को ड्रा करके दिखना है और स्वैप करना। फिर इसी तरह से इसको कर सकते हो, हर एक कोना पर कार्बन है। अब हर एक क्वेश्चन को बनाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। बनाइए और समझिए, जौन क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट में पूछ सकते, कमेंट में पूछिए, उसको आंसर हम देंगे। जौन क्वेश्चन है उसको सबको बनाइए, क्वेश्चन E, F, G, और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे पूछिए। का कॉन्सेप्ट हमको देना, सिर्फ कॉन्सेप्ट और रिवीजन के हम रूप में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उतना कोई टाइम देके इसको ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो कोई और नहीं ये करेगा, इसलिए सिर्फ देख कर रहे हैं। इसमें तो सब हो ही गया था। अगला बात है उसमें, चलो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट करा के, अब डबल बॉन्ड के लिए करा है तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, तो इसको मैं सिंगल बॉन्ड वाला ही है, सिंगल बॉन्ड वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ द कार्बन, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको ये डबल बॉन्ड के लिए CnH2n, इसमें तो सब पहले ही बता दिए CnH2n-2, तो इसको DBE कहने का मतलब कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये तो सब पहले बता दिया कि ये सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, वही वाला चीज़ को बोल रहा है। CnH2n+2 CnH2n-2 जो पहले बता दिए थे ना, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। इसको लिए तो समझो कि रिपीट हो गया, इसको हटाओ। डिफरेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम 1 DBE, तो मतलब कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकला है, तो डेल्टा N लिखा है H, तो इसको फार्मूला है। कहने का मतलब यहाँ पे समझो कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन एटम वाला, जो कितना है कैसे पता करें, तो उसको लिए फार्मूला सीधा सीधा लिखा गया डेल्टा N/2। अब डेल्टा N क्या है जो हम पर बाद में बताते हैं, जैसे C6H12 हो, C6H10 है, तो कुछ हो गया बताओ, तो कोई डायरेक्ट बता सकते हो फार्मूला देख के कि ANE का है, ENE का है, BiNE का है, किसका है, जो कोई बता सकता है? कमेंट है तो करो। तो ये देखो हम बताए थे ANE वाला क्या होता है, ANE वाला में डबल कार्बन करके उसको 2 बढ़ा दिया जाता है। ENE वाला में क्या होता है कि 2 खाली डबल करके छोड़ दिया जाता है। देखो तो ये डबल किए 6 दूनी 12, फिर घटाया हुआ यानी कि BiNE का, समझा, डबल करके कार्बन फिर 2 घटा दिया गया तो BiNE का है। तो इसको फार्मूला डेल्टा N कैसे निकलेगा, तो जितना हाइड्रोजन होना चाहिए था, होना कितना चाहिए था, क्या बताएं, तो होना चाहिए था क्या कि कार्बन के डबल करके 2 जोड़ दो, तो 6 दूनी 12 +2 14, तो 14 और ये है कितना 10, तो कितना 14 में से 10 गया तो 4, और 4 करने का मतलब कीजिए 4 ये 4 यहाँ पुट कर दिए, डेल्टा N निकल गया कैसे कि जितना कार्बन था उसको डबल करके 2 जोड़ दिए, और जितना दिया हुआ था 10 हाइड्रोजन दिया हुआ था उसको डिवाइड कर दिए 2, इसका मतलब कि ये डबल बॉन्ड वाला बनेगा। समझ बात को, 1 डबल बॉन्ड बनेगा, इसको मैं ये वो डबल बॉन्ड रहे। जैसे तुमको इस क्वेश्चन को एकदम फील करो कि कोई भी बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया, उसको में कितना डबल बॉन्ड होगा, कितना ट्रिपल बॉन्ड होगा, कितना सिंगल बॉन्ड होगा, इस पता कर सकते हो ये फार्मूला से। इसको हल्का में मत लो, ये फार्मूला के हल्का में मत लो, ये फार्मूला के हल्का में मत लो, एकदम खतरनाक फार्मूला है। इस फार्मूला से तुम पता कर सकते हो किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में तुम ये पता कर सकते हो, जैसे मिथाइन हो गया, इथीन हो गया, इथेन हो गया, किसी में भी तुम पता कर सकते हो कि कितना डबल बॉन्ड होगा, कितना सिंगल बॉन्ड होगा, कितना क्या होगा। जैसे देखो इससे पता नहीं चल गया कितना ये डबल बॉन्ड 2 को फॉर्मेशन होगा, हो गया। इस तरह से लोग पता कर सकते हैं, ये इस तरह से।
फिर क्या है डबल बॉन्ड के लिए फार्मूला सेम है। फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग्स, ऐसे और भी पता कर सकते हो। फिर डबल बॉन्ड के लिए कि जितना पाई बॉन्ड है, फिर नंबर ऑफ रिंग्स, वो सब बताएंगे। वेन फार्मूला इज गिवन, जब फार्मूला इस तरह का दिया हुआ है तो उससे हम लोग स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक ना। तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन दिया C17H8 है, तो सोचो कितना होना चाहिए था, 7 7 है तो 7 दूनी 14 प्लस 2, दुगना करो फिर 2 जोड़ो, 7 दूनी 14 प्लस 2 16 होना चाहिए था। और दिया हुआ कितना 8, तो इसमें सब मन में करो ना, 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, डेल्टा एन का मान कितना हो गया 8, 2 से मतलब कट गया 4, समझ रहे हो। हाँ ये है 6, तो 6 दूनी, ये तो एकदम सेम करवाइए दिए थे। फिर 3 है तो 3 दूनी 6 होना चाहिए था, लेकिन ये दूसरा है भाई, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या और कमा दिया। 6 है तो कितना होना चाहिए, 6 दूनी 12 प्लस 2 14, 14 में से 6 गया था 8, डेल्टा एन का मान 8 आ गया, 2 से कट गया 4 वो आ जाएगा DBE। हाँ ये मत दिमाग में कोई बैठा लीजिएगा कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है, जैसे अब सल्फर के बाद करेंगे तो SF6 होता है, इसमें 6 बॉन्ड बन जाता है। फिर फास्फोरस के P5 नहीं सुने ना, हैं किसी के साथ भी जो रहता है 5 बॉन्ड बनाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कार्बन के साथ फॉर्मेशन हो रही है तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड होगा। कार्बन के साथ होगा तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड होगा, कार्बन के साथ, ये बात ये ध्यान में रखने का चाहिए। क्यों 4 बॉन्ड होगा भाई, इसलिए होगा क्योंकि उसको वैलेंसी 4 है। फास्फोरस के साथ क्यों होगा 5 भाई, क्योंकि उसको वैलेंसी 5 है। सल्फर के क्यों होगा, क्योंकि उसको वैलेंसी 6 है। इस तरह की बात है, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है। हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट से चलता है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसको बिना कॉन्सेप्ट से चलोगे बार बार फंस जाओगे। चलिए ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। फिर देखते हैं इफ वी आर फाइंडिंग हाउ मेनी, सॉरी, if we are finding how many double formed in the cyclic compounds। अच्छा ये तो पता कर लिया कि उस समय स्ट्रक्चर वाला में पता हम कर लिए कि कितना है, कितना सिंगल बॉन्ड रहेगा, कितना डबल बॉन्ड रहेगा, कितना ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। लेकिन अब साइक्लिक वाला दे दिया तब कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने का तरीका है कि नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसको जोड़ लो, इसको से जोड़ लोगे तो पता चल जाएगा कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स इन द साइक्लिक कंपेयर, इसमें कितना डबल बॉन्ड्स है। तो देखिए तो नंबर ऑफ रिंग्स, तो इसमें रिंग्स कितना है, एक रिंग्स है, कितना रिंग्स है, एक रिंग्स है। हाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के दिख रहा है, सब सिग्मा ही है, इन सब जुटेगा जी, सिग्मा नहीं जुटेगा जी, सब सिग्मा जुटेगा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ रिंग्स तो एक हो गया, लेकिन पाई बॉन्ड है नहीं, तो पाई बॉन्ड नहीं है तो 0, तो इसमें कितना डबल बॉन्ड आएगा, एक आएगा, ये जो एक आएगा। ये जो पर इसमें देखो तो रिंग कितना है, एक हो गया, रिंग कितना हो गया, एक हो गया। अब पाई बॉन्ड कितना हो गया, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक एक 2 पाई बॉन्ड, पूरा मिला के 3 हो गया। इस तरह से इसको मैं पाई बॉन्ड देखो तो ये एक पाई, सॉरी ये एक पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, फिर रिंग आ गया, तो 2 6 कर दिया है। तो करने का मतलब कि इसको बीच में भी फॉर्मेशन होता हो, ठीक ना। फार्मूला ये डायरेक्ट दे दिया है, कीटोन वाला इस तरह से करके दिया है, तो इसको बीच में होता होगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 2 4 5 6, 6 गो, रिंग कितना है, एगो, 7 गो। इसको थोड़ा सा रुकिएगा, इसको देखते हैं लास्ट में, ठीक है। क्या आंसर 3 दे रहा है, तो 3 दे रहा है तो इसको मतलब कि CN साइनाइड है, ऐसे CN ऐसे भी साइनाइड। देखिए 3 तरह से इसको देखा जाता है, ये साइनाइड के रूप में लिया जाएगा तो ऐसे लिया जाएगा, तो इसको पाई बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, एक पाई ये आ जाएगा, तो 2 2 4 5 6 प्लस 3 6 7 हो जाएगा, तो 7, तो ऐसे भी गलती दिख रहा है, लेकिन देखते हैं उसको लास्ट में रखना है। फिर यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिंग्स एक है, पाई बॉन्ड कैसे किया भाई, रिंग्स सॉरी रिंग्स ऐसे देखो, एक कंप्लीट रिंग N से बन रहा है, एक कंप्लीट रिंग N से बन रहा है, तो 2 रिंग्स है, पाई बॉन्ड 0 है, ठीक, इस तरह से। फिर इसको मैं वैसे जोड़ लूँ, इसको मैं ऐसे जोड़ूँ तो सब सिग्मा ही दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला क्या है, नहीं वो तो क्रोमियम के लिए होता है, तो 3 + 1 क्या है, नहीं ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा।
चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे रखते हैं। 2 क्वेश्चन डॉट में रखते हैं, इसको और एक ऊपर वाला को, इसको, क्योंकि हम कल बताते हैं। ठीक, इसको डॉट में रखते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मेन स्टार्ट हुआ, एकदम मेन से मेन चैप्टर अब स्टार्ट हुआ है। फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, नाम लिखो। ये सब में भी ये जो बना के कोई बहादुर अपना आपको समझ रहा है कि हम बहुत तेज हैं, वो हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप पहले ये समझिए कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसको। तो ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ये नहीं कि उसको बोल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी में कि केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े हो ना। केमिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल के अनुसार से चेंज यूज करे, और फिजिकल जो कि हम लोग अति देखते हैं, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब नहीं तीसकों में जोड़ने लगना, उसको अनुसार से फंक्शन केमिकली चेंज हो रहा है। ठीक ना। तो रिस्पॉन्सिबल क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड रिस्पॉन्स करता है, जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी के प्रति जिम्मेदारी होता है किसके प्रति, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार से। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टी दोनों होते हैं। तो इसको मैं केमिकल प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है वो कंपाउंड्स, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे अमीन हो जाएगा, इसको हम बहुत फंक्शनल ग्रुप अभी का एक 3-4 पेज का नोट्स ही देंगे, जिसको हम पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा। ठीक ना। ये है रिप्रेजेंटेशन, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ ये रूल रहेगा। कोई एक ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो जो ये ग्रुप लगा हुआ रहेगा आर है, वही ये जो आर ग्रुप है वो फिजिकल प्रॉपर्टी का डिनोट करेगा। किससे का डिनोट करेगा, फिजिकल। जबकि हम कहें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप है जो क्या चीज़ का रहता है, रिस्पॉन्सिबल करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए करता है। क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। और दोनों को मिला दिया जाए, फिजिकल और केमिकल को दोनों को मिला दिया जाए, तो एक पूरी तरीक़ा से कंपाउंड बन जाती है। यह पूरी तरीक़ा से कह सकते हैं कि एक कोई नाम को तैयारी करेगा, कोई केमिकल के नेम को तैयारी करेगा। समझ रहे हैं बात को। तो हम ये एफ जी से होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी पर, और जो आगे वाला ग्रुप है वो फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ग्रुप के नाम ज़रा अच्छा से। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये है प्रीफिक्स, ये है सफिक्स, और ये है सफिक्स स्टार। कहने के नाम के अनुसार देखा जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम हम अभी ज़्यादा याद रखने का प्रयास करें। कौन कौन है, कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड देखिए, कार्बोजिलिक एसिड का ये पूरा का पूरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। ये आर है जो कि फिजिकल पर डिपेंड करेगा। समझ रहे बात को। ये सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि उस समय नाम में जब रहेगा तो डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड उठा के यहीं से दिया जाएगा, और उस समय आप अलबलाइएगा कि ये क्या है। तो ये सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ। इतना सब है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी डिनोट करेगा, ये है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिनोट करेगा। एसिड एनहाइड्राइड, इसका ये है फंक्शनल ग्रुप। इसमें 2 है, एक सॉरी फंक्शन, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करने वाला 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ईस्टर का ये है। अब हर एक चीज़ को बोल के दिखाना नहीं है, खाली दिखा देते हैं सर, एक बार बोल भी देते हैं नाम। एसिड क्लोराइड के लिए देख लीजिए, पता चल रहा ना, एसिड क्लोराइड। देखो हम पूरा अति का नाम भी लिख दिए हैं, फिर सब देखते हैं। एसिड क्लोराइड के लिए फार्मूला होते हैं, एसिड अमाइड के लिए ये होते हैं। इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करके लिख सकते हैं। और साइनाइड के लिए होते हैं। पूरा हम अभी लिखें लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। तो आइसोसाइनाइड के लिए ये होता है। ठीक, एल्डिहाइड के लिए ये होता है। कीटोन के लिए ये होता है। कीटोन के लिए हम पूरा लिख के रिकॉर्डिंग की, तो बोल के साथ लिखने के साथ। लेकिन ये अल्कोहल के लिए होता है। अमीन्स के लिए ये होते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, और कहूँ पे ये दिक्कत आता है तो बोलिएगा जरूर। ईथर के लिए ये होता है। नाइट्रो के लिए ये होता है। नाइट्राइल के लिए ये होता है। ठीक, अल्काइल हैलाइड के लिए ये होता है। और इसको कुछ है नहीं, समझे ना बात को। इसको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक उरिक कुछ नहीं है। ठीक ना। अल्काइल हैलाइड के लिए ये होता है। ऑक्जिम के लिए ये होता है। ऑक्जिम के लिए ये होता है। अजाइड के लिए ये होता है। डायो ये होता है। थायोल के लिए ये होता है। फिर डायो ईथर के लिए ये होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर देखिए, थायोकीटोन। क्या देखें, थायोकीटोन। पूरा बोल का जिसे अभी ये कर रहे हैं उसी तरह से हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। ये हो गया। ठीक, ये हो गया थायोकीटोन। ये 23वां देखिए,
नाइट्रोस होता है, नाइट्रोस होता है, ठीक ना, नाइट्रोस। तो इसको फार्मूला क्या होता है, RN ये 24 देखिए, अल्कीन, तो C, इधर इधर ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर नहीं है तो इधर भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 25वां देखिए, अल्काइन, इस तरह से होता है, ठीक। ये तो सब आप जानते ही हो। अल्कीन ये नहीं, तो डबल बॉन्ड ये हो जाता है अल्केन, इस तरह से होता है। अब ये देखिए, ऐसे हमको ज़्यादा सही लग रहा है, नोट से पढ़ाने में ऐसे नहीं सही लग रहा, लेकिन यहाँ से ऐसे लिख के पढ़ाना ही हमको ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसलिए अब हम लिख के ही पढ़ाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं IPSC नेम, थोड़ा सा सही से लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। IPSC, अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक ना। नामकरण कैसे करें, IUPAC, इसका पूरा नाम आप लोग सबको पता ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एक कोई भी बच्चा का जन्म होता है तो घर में एक नाम रखते हैं, उसी तरह से किसी भी केमिकल का नाम रखना या किसी भी केमिस्ट्री में कोई चीज़ का नाम रखना होता है तो यही डिनोट करता है। जैसे अभी NTA हम लोग के साथ भविष्य के साथ खेला, कोई भी आंसर नहीं है, NCERT नहीं मानना है, कुछ नहीं मानना है, जो बोल दिया वही आंसर हो गया। इस तरह से ये केमिस्ट्री के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग नामकरण देना सीखेंगे। जैसे हम लोग गार्जियन के नाम से देखते हैं कि लड़का का नाम है तो लड़का की तरह नाम रखते हैं, ये नहीं ना होता कि लड़की के नाम धर के लड़का कर रहे, नहीं, देखा हिस्ट्री सीख रहे हैं। तो IPSC नेम केमिस्ट्री वाला कैसे नाम दिया है, पूरा केमिकल नेम को वो सीखते हैं, और फिर हम लोग नामकरण करना स्टार्ट करेंगे, हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नाम करने के लिए पहले हम लोग क्या देखते हैं कि लड़का है कि लड़की, तो उसको लिए पहले इसको हम लोग रूल देख लेते हैं, कुछ चीज़ यहाँ पे भी रूल है, ठीक ना। तो ये पहला प्रीफिक्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। देखिए आप लोग को जैसा लगे अच्छा वैसा ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि कहिएगा तो नोट से ही पढ़ा देंगे, कहिएगा तो ऐसे लिख के भी पढ़ा देंगे। काहे कि ऐसे वैसे पढ़ाने से लगता है कि खाली हम रीडिंग दे रहे हैं, तो हमको भी वैसा कोई अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे पढ़ाने में खाली टाइम बचता है, इसलिए हम वैसे सोच रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि ऐसा ही पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना, इसीलिए हम ऐसे पढ़ाने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं। फिर प्रीफिक्स में दो भागों में बांटे हैं, क्या होता है सब चीज़ बताते हैं। ए सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर ये वर्ड रूट में तीनों आ जाएगा, कौन कौन, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल पेरेंट चेन, जो पेरेंट्स चेन में रहेगा मेन रहेगा उसी को, ऐसे इसको नाम के लिए ऐसे लिखते हैं पहले, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल पेरेंट चेन। मेन पेरेंट चेन भी हम चुनने के लिए बताएंगे कैसे चुना जाता है, प्रिंसिपल चेन, ठीक ना। हम पेरेंट्स के नाम लिखने के लिए पेरेंट्स चेन कैसे चुना जाता है वो बताएंगे। ये प्राइमरी सफिक्स, ये इतना आप याद कर लिए समझिए कि नामकरण करना सीख गए। कहा कि पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं कि लड़का की लड़की, उसको अनुसार से तुरंत नाम दे देते कि नहीं। तो ये IPSC नेम में जितना भी है यहाँ पे केमिकल के नाम, उसको पहचानने के लिए आपको इतना चीज़ याद रखना ही पड़ेगा, ठीक ना। पहले सबसे पहले देखेंगे प्रीफिक्स, समझे ना बात को। तो ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या देखा जाता है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसको P1 कहा जाता है, ठीक ना। इसको P1 करने का मतलब कि पोजीशन नंबर, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है उसको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। पोजीशन नंबर, ये पोजीशन नंबर का डिनोट किया जाता है, ठीक ना। ये यूज्ड फॉर नेमिंग, यूज्ड फॉर